तो सबसे पहले हम आज थ्योरम 6.7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ट्राइंगल के अंदर जो सम एंगल्स होते हैं उनका सम करने पर 180 डिग्री कैसे आता है। ठीक है, हम इसको आज प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस थ्योरम को लेते हैं हम। तो मैं एक रफ स्केच बना लेता हूँ, एक रफ ट्राइंगल बना लेता हूँ। हम प्रूफ करेंगे इसके जो एंगल्स हैं उन एंगल्स को प्लस करने से हमें 180 डिग्री मिलता है। ठीक है, इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन में एक ट्राइंगल है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, और हमें प्रूफ करना है कि इसके जो एंगल्स है उन सारे एंगल्स को प्लस करने पर 180 डिग्री मिलता है। इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, अभी लास्ट टॉपिक हमने सीखा कि लाइन पैरेलल होने से अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल मिलते हैं, और हमने वो सीखा हुआ है। तो हम उसी की मदद से करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने वो सीखा था। तो हम यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं पासिंग थ्रू वर्टेक्स से। आप चाहो तो वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने वर्टेक्स ए से बनाया एक लाइन सच दैट वो लाइन जो है बीसी के साथ पैरेलल हो। ठीक है, लाइन को आप ऐसे कंस्ट्रक्ट करोगे कि ये बीसी के साथ पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ एम एन, और ये मैंने एरो डाला। अब समझ रहे हो मैंने क्यों डाला, ये एरो का मतलब क्या है, बताओ मुझे क्या मतलब है। एम एन के ऊपर एरो, इस तरह लाइन डाल के मैंने ऐसे सिंबल डाला हुआ है, क्या मतलब है इसका? बताओ कोई, अगर किसी को पता है एम एन के ऊपर इस तरह का सिंबल डालने का क्या मतलब है? एम एन एक लाइन है। एम एन एक लाइन है, सही है। पासिंग थ्रू ए सच दैट, मैंने अभी जो बात बोला उसी बात को हम लिख रहे हैं कि हम ए से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो बीसी के साथ पैरेलल होना चाहिए। पासिंग थ्रू ए सच दैट एम एन इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इस तरह। सही बात है संचित, आपने भी सही जवाब दिया। तो एम एन इज अ लाइन, ये सिंबल है लाइन का, क्योंकि ऐसा होने पर लाइन, सिर्फ ऐसा होने पर रे, और अगर हमने एरो नहीं डाला, जस्ट इस तरह से हमने एक टर्मिनेटेड लाइन बनाया, तो उसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक एंड पॉइंट एक एरो होने से रे, दोनों तरफ एरो होने पर लाइन, दोनों तरफ एंड पॉइंट होने से लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो चलो आगे देखेंगे। कंस्ट्रक्शन तो हमने ले लिया, अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। मैं हमारे कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल देता हूँ। ठीक है, नंबर्स डाल देता हूँ, जैसे कि एंगल 1, 2 और 3। ठीक है, इस एंगल बी को 4 ले लेते हैं और एंगल सी को 5 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप प्रूफ करोगे ना, अपने दिमाग में ये चीज डाल के रखना, आपका टारगेट क्या है वो भूलना नहीं कभी। हाँ, आपका टारगेट है आपको तीनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री प्रूफ करके बताना है। तो ये कैसे करोगे, देखो अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक तो गिवन है और एक कंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम गिवन या कंस्ट्रक्शन कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी गिवन में कुछ ऐसा खास नहीं है जो यूज किया जा सके। ट्राइंगल है, बस ट्राइंगल से क्या यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में आपके पास पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन का यूज 3 तरीके से किया जाता है, एक ऑल्टरनेट एंगल के लिए, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए, एक को इंटीरियर एंगल के लिए। तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखो अगर मैं एम एन और बी सी को पैरेलल लाइन ले लूं और एक बार के लिए मैं ए बी यूज करूं, ए बी ट्रांसवर्सल कनेक्टर है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच के कनेक्टर को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो अगर मैं एम एन और बी सी पैरेलल लाइन ले लूं और ए बी को ट्रांसवर्सल लूं, तब मुझे कैसे टाइप के एंगल्स मिल रहे हैं? अब देख के बताओ, डायग्राम देख के बताओ कैसे टाइप के एंगल्स मिल रहे हैं तब। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। 1 और 4, ये कैसे टाइप के एंगल से बताओ, 1 और 4।
alternate interior angle. इंटीरियर एंगल, और लाइन पैरेलल होने से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते हैं, है ना। तो आप ये बात यहाँ बता दो। तो आप लिखो सिंस एम एन इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल, ए बी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, बहुत लोग ये दिमाग में आ रहा है ए सी भी तो ले सकते थे, तो शांति रखो भाई, वो भी लेंगे। ठीक है, एक एक करके लेना है। ठीक है, एट ए टाइम दोनों ट्रांसवर्सल यूज नहीं कर सकते। तो अगर अभी हमने ए बी ट्रांसवर्सल लिया तो ए बी के साथ हमें एंगल 1 और 2 4 मिल रहा है। तो एंगल 1 और 4 ये दोनों एंगल जो है ऑल्टरनेट एंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। लाइन पैरेलल होने पर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ रीजन डाल दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब आप इसे ना इक्वेशन नंबर डाल के छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब ठीक वैसे ही एक और पेयर जो है ए सी, दूसरा जो ट्रांसवर्सल है ना, उसे लेते हैं। नाउ एम एन इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, ए सी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, AC को ट्रांसवर्सल लेते हैं। देयरफॉर इस बार देखो, बता सकोगे अगर हमने AC ट्रांसवर्सल लिया तो हमें कौन सा एंगल का पेयर मिल रहा है? एंगल 3 इक्वल एंगल 3 और एंगल 5। कैसे टाइप के एंगल बताओ? alternate इंटीरियर एंगल्स, सही बात है। तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसे भी हम नंबर 2 डाल लेते हैं। ठीक है, अब ऑलमोस्ट काम बन गया। ठीक है, ये दो हमने निकाल लिया ना, अब ऑलमोस्ट काम बन गया। मैंने आपको बोला था पूरे सम के दौरान ये दिमाग में रखो हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो चलो अब ये प्रूफ कैसे करेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। अच्छा मेरे को ये बताओ, किसी भी लाइन के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर इस MN लाइन को ही ले लेते हैं ना, MN को ही लेते हैं। ये जो MN है, ये जो लाइन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है MN, ये MN है। यहाँ पे एक पॉइंट है A, इस पॉइंट A से एक इधर एक लाइन निकला है, एक इधर एक लाइन निकला है। तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल बने हैं, 1, फिर इधर एक एंगल बना हुआ है 2, एक एंगल 3 बना। ये मैंने यहाँ से लिए, आप देख सकते हो। ये बताओ इन तीनों एंगल को प्लस करने से कितना होता है? 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? लीनियर पेयर। नहीं, हाँ, लीनियर पेयर एक डिफरेंट कंसेप्ट है। देखो, लीनियर वर्ड का मतलब होता है लाइन, ठीक है, लाइन, और पेयर का मतलब होता है 2, ठीक है, 2। और यहाँ पर एक्चुअली बात हो रहा है एंगल्स का, तो इसलिए इसका हम बोल सकते हैं 2 एंगल्स। तो 2 एंगल्स ऑन ए लाइन अगर हो तो लीनियर पेयर। लीनियर वर्ड का मतलब लाइन होता है और पेयर मतलब यहाँ पर होता है 2 एंगल्स। तो 2 एंगल्स ऑन ए लाइन मतलब लीनियर पेयर। यहाँ तो 2 नहीं है तो लीनियर पेयर का सवाल नहीं उठता। तो इसको कैसे बोलेंगे? इन तीनों एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और तीनों एंगल को प्लस करने से मुझे स्ट्रेट एंगल जितना वैल्यू मिलता है। पूरा एंगल 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल है ना। जो एंगल MAN, ये जो तीनों एंगल है, तीनों मिला के होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है। और स्ट्रेट MAN एंगल को अगर हम स्प्लिट कर दे तो 1, 2, 3 में स्प्लिट हो जाता है, तो इट इज 180 डिग्री। तो हम इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस एंगल MAN इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन डालो, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऐसे रीजन डालो, ठीक है। उसके बाद MAN एंगल को स्प्लिट कर दो, मतलब ये जो पूरा स्ट्रेट एंगल है ना, इसको स्प्लिट कर दो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 3 पार्ट। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री। उसके बाद हमने जो यहाँ पर थोड़ा सा रिप्लेसमेंट ले रखा था ना, 1 4 के साथ इक्वल है, ये 1 के साथ 4 और 3 के साथ 5, इनको रिप्लेस करो। यहाँ एंगल 1 की जगह 4 डाल दो, 2 को सेम रखो
और एंगल 3 के जगह देखो एंगल 3 किसके साथ इक्वल हमने प्रूव किया है, एंगल 5 के साथ, तो आप यहाँ 5 रिप्लेस करो, तो आप देखो ऑलमोस्ट प्रूफ हो गया। एंगल 4 मतलब कौन, एंगल बी है ना, एंगल 4 मतलब एंगल बी, तो यहाँ पर आप एंगल बी लिखो। एंगल 2 का मतलब, एंगल 2 का मतलब एंगल ए, तो आप यहाँ एंगल ए लगा दो, और एंगल 5 का मतलब एंगल सी। तो इस तरह से देखो जो हमें प्रूफ करना था ना, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 180 डिग्री, वो प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए? हाँ यस सर। ओके, हाँ सर। हाँ सर। थ्योरम 6.8 आप देखो। थ्योरम 6.8 में लिखा है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। बात को ध्यान से समझना, इन्होंने क्या बोला, अगर आप ट्रायंगल के किसी साइड को प्रोड्यूस करते हो तो एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, और उस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू ट्रायंगल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, मैं इस बात को दोबारा पढ़ता हूँ। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, ट्रायंगल के किसी एक साइड को प्रोड्यूस करना है, देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, वहाँ एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। एक्सटीरियर एंगल बनने से उसका जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, चलो इसे अभी हम यहाँ पे करके समझते हैं। इन्होंने बोला एक ट्रायंगल है जिसका, तो देखो ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ट्रायंगल ए बी सी, ये है ट्रायंगल, और जैसे कि थ्योरम में बोला गया था कि ट्रायंगल के किसी एक साइड को प्रोड्यूस करने पर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो मैंने ट्रायंगल के बीसी साइड को राइट साइड में प्रोड्यूस किया अप टू डी तक, तो हमें यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल मिला, एंगल ए सी डी, ये हमें एक्सटीरियर एंगल मिला। अब हमें प्रूव करके दिखाना है ये जो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर है। अब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है क्या चीज, पहले ये समझ लो। एबीसी ट्रायंगल के किसी एक साइड को प्रोड्यूस करने पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो हमने बीसी साइड को प्रोड्यूस किया डी तक, तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिला एंगल ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल मिला। एक्सटीरियर एंगल का मतलब है एक ऐसा एंगल जो ट्रायंगल के बाहर बने, तो ये जो एंगल है वो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। हमें प्रूफ करना है इस एंगल का जो वैल्यू है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर है, तो ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। इंटीरियर ऑपोजिट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो जिस वर्टेक्स में बना है उस वर्टेक्स को छोड़कर बाकी वर्टेक्स में बनने चाहिए, मतलब ये ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स सी के ऑपोजिट में है, तो इन ऑपोजिट वर्टिसेस में जो इंटीरियर एंगल होंगे उसे बोलते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो ये हमें प्रूफ करना है। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल एसीडी, एंगल एसीडी एक्सटीरियर एंगल हो गया, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हमें कोई कंस्ट्रक्शन फिलहाल नहीं चाहिए, हम इसको ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, बस हम कुछ नंबर्स डाल लेते हैं जो पीछे हमने डाले थे, 1 2 3 और यहाँ 4 डाल देते हैं। ठीक है, इतना हम डाल लेते हैं। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं जो हमने पीछे थ्योरम 6.7 में सीखा था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल को प्लस करने पर हमें 180 डिग्री मिलता है। तो हम इसको यूज करते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स 180 डिग्री, हम इसे यूज कर सकते हैं। और रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये थ्योरम तो हमने पीछे प्रूफ करा हुआ है ना, तो हम इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और बात है वो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, आप लीनियर पैर, जैसे ये आप स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हो बी डी, ये स्ट्रेट है, तो यहाँ पर देखो ये पूरा बन रहा है स्ट्रेट एंगल, और इस स्ट्रेट एंगल में दो एंगल आ रहा है, एक 3 आ रहा है एक 4 आ रहा है, तो 3 प्लस 4 तो स्ट्रेट एंगल के बराबर हो रहा है, तो इसे लीनियर पेयर बोल सकते हैं। एंगल 3 प्लस 4 इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन डालो, लीनियर पेयर मतलब पेयर ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर का मतलब। इसे आप नंबर 2 डालो। अच्छा, अब 1 और 2 को आप कंपेयर करो, क्योंकि 1 और 2 में दोनों में तो वैल्यू सेम है 180, इसलिए आप कंपेयर करो। तो आप लिखोगे कंपेयरिंग 1 and 2,
comparing 1 and 2, we get 1 plus 2 plus 3 equals 3 plus 4, क्योंकि 1 plus 2 plus 3 का वैल्यू 180 है और 3 plus 4 का वैल्यू भी 180 है, दोनों का वैल्यू सेम है और जिनके वैल्यू सेम होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए 1 plus 2 plus 3 एंगल 3 plus एंगल 4 के बराबर हो गया, इक्वल। उसके बाद ऑन बोथ साइड आप देख सकते हो एंगल 3 सेम है, तो आप उसे कैंसिल कर दो, एंगल 3 कैंसिल, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेफ्ट साइड में बचा और राइट साइड में बचा एंगल 4। अब इनका एक्चुअल नेम जो है वो डाल देते हैं। एंगल 1 का मतलब ए, एंगल ए, एंगल ए, एंगल 2 मतलब एंगल बी, एंगल बी, और एंगल 4 मतलब एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए सी डी, ठीक है। डायग्राम में देखो एंगल 4 मतलब एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, तो हम लिखेंगे ए सी डी। तो देखो यही तो प्रूफ करना था, एंगल ए सी डी इक्वल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट सब समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 ये डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो, क्यू टी परपेंडिकुलर दिया, अगर क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे तो परपेंडिकुलर से आपको 90 डिग्री मिलता है ना, और उसके बाद इस आपको एंगल टी क्यू आर 40 डिग्री दिया हुआ है, तो टी क्यू आर 40 डिग्री दिया हुआ है। एस पी आर 30 डिग्री है, तो एस पी आर 30 डिग्री है, और आपको एक्स और वाई निकालना है, तो एक्स और वाई निकालना है। ये यहाँ थोड़ा विजिबल नहीं है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो वाई है यहाँ पे एंगल पी एस क्यू, और एक्स आपके पास है पी आर क्यू यहाँ पे, ये दोनों एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो ये सम हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमने थ्योरम एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये दो थ्योरम हमने पढ़े थे, तो इस सम में हम इन दोनों थ्योरम को यूज करेंगे। तो कैसे इन थ्योरम को यूज किया जाता है ये टेक्निक मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्यू टी आर ट्राइंगल को ले लो। इस ट्राइंगल के अंदर ये देखो मैंने एक बार रफली बनाया हुआ है, क्यू टी आर ट्राइंगल में आपके पास 40 डिग्री और यहाँ पे एंगल टी में 90 डिग्री है, क्योंकि आपको गिवन में दिया हुआ था क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ठीक है, ये गिवन में दिया हुआ था। क्यू टी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर आपको हमेशा 90 डिग्री देगा, तो क्यू टी पी आर को कहाँ टच करा, टी पॉइंट में, जहां भी टच करेगा ना वहां 90 डिग्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ये जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं क्यू टी आर, इसमें आप देखो आपके पास है ना दो एंगल पता है, एंगल टी और एंगल क्यू। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको दो एंगल पता है और आप तीसरा एंगल निकालना चाहते हो तब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए। तो हम इस ट्राइंगल को यहाँ ले लेते हैं, क्यू टी आर ट्राइंगल। क्यू टी आर ट्राइंगल में हमारे पास तीन एंगल है, एक है टी क्यू आर, दूसरा एंगल है क्यू टी आर, और तीसरा एंगल है एंगल आर। अच्छा अभी एक बात है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसको एंगल क्यू और इसको एंगल टी भी तो लिख सकते थे, जिस तरह इसको एंगल आर लिखा है तो इसको क्यू और इसको टी भी लिख सकते थे। तो बात है जो क्यू वर्टेक्स है ना, यहाँ पर मोर देन वन एंगल है। जैसे ये एक एंगल है, इसका नाम है टी क्यू आर, इधर एक एंगल है, इसका नाम है पी क्यू टी, एंड पूरा एंगल एक है जिसको हम बोलेंगे पी क्यू आर। एक ही वर्टेक्स में बहुत सारे अलग अलग एंगल है, तो मैं जब क्यू वर्टेक्स को लेकर एंगल का नाम लिखूंगा तो एक्चुअली ये क्यू कौन सा एंगल है, यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्या ये क्यू पूरा वाला एंगल है, ना टी क्यू आर है ना पी क्यू टी है, वो क्लियर नहीं होता, इसलिए हम सिंगल नेमिंग यहाँ नहीं कर सकते। सिंगल नेमिंग से जिस तरह ये सिंगल नेमिंग किया, तो सिंगल नेमिंग सिर्फ उसी जगह उसी वर्टेक्स में किया जाता है जिस वर्टेक्स में सिर्फ एक ही एंगल हो। जैसे ये जो एंगल है ना, ये एंगल यहाँ सिर्फ